हेलो दोस्तों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि 300 के क्वेश्चन अराउंड हो चुका है। मेरा टारगेट है 1500 प्लस क्वेश्चन, जितना भी बिहार दरोगा में पूछ लिया गया अभी तक क्वेश्चन है, हम टोटल करवाने वाले हैं। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज है बिहार दरोगा 22/7/2018 का मुख्य परीक्षा जिसका हुआ था, उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। इससे आपको ये अनुमान जरूर लगेगा, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको ये जरूर पता चलेगा कि क्वेश्चन आखिर में कैसा पूछा जाता है और किस प्रकार हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम लिया जाता है, फॉर्म भराना आपको शुरू होगा, उसके 3 से 4 महीने के बाद ही एग्ज़ाम हो जाती है। और मुख्य परीक्षा की बात रहा तो मुख्य परीक्षा 1.5 से 2 मंथ में ही आपको ले लिया जाता है। तो इसलिए आपको तैयारी पहले से ही बेहतर करके रखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जीरोपैथेमिया। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जीरोपैथेमिया, जो कि ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके बाद अगर हम प्लेगरा की बात करें तो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2 की कमी के कारण प्लेगरा होता है। वही अगर हम बेरी की बात करें तो बेरी किसके कारण होता है? विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है। आगे आपका क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये आपको ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जो कि कब हुआ था? तो 1987 में ये हुआ था। इसके बाद अगर लागू की बात करें तो लागू कब हुआ था? ये 1989 में इसको लागू कर दिया गया था। वही भारतीय वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। आगे है, टाइफाइड मियादी कैसे फैलता है? तो टाइफाइड मियादी कैसे फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका पानी खाद्य पदार्थ से ये फैलता है। आगे है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? आपका हो जाएगा रेहू और कतला। रेहू और कतला स्वच्छ जल की मछलियाँ है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आगे, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून स्थित है। आगे है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कामेट। कामेट भारत में स्थित है। इसके बाद हम अन्नपूर्णा की बात करें तो अन्नपूर्णा कहाँ है? तो ये नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? तो नेपाल में है। इसके बाद अगर मकालू की बात करें तो मकालू जो है आपका नेपाल प्लस चीन, नेपाल प्लस चीन में है, प्लस चीन में है। इसके बाद नामचा बर्मा की बात करें तो नामचा बर्मा कहाँ है? तो चीन में है। नामचा बर्मा चीन में है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। इसके बाद अगर हम देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण अधिनियम की, तो राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो 2005 में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया है? तो 2005 में आया था। अगर इसी का अगर गठन पूछे, इसका गठन कब किया गया था? 2006 में गठन किया गया था, तात्कालिक प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। आगे है, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपका असम आंसर हो जाएगा। आगे है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी। अगर हम बात करें तो गुलबदन बेगम कौन थी? ये आपका बाबर की बेटी थी। अगर बात करें हम आगे देखते हैं, सीरी शहर और सीरी दुर्ग की जो है सो निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे है, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक राणा उदय सिंह था। इस क्वेश्चन को आप BVI मान लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको जो है सो यही क्वेश्चन आपका 2446 दरोगा में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सेम क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया गया 2446 में। तो आप ये सीखिए, जो आपका क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है दोहरा दिया भी जाता है क्वेश्चन को, तो कम से कम आप पकड़ बनाने का प्रयास करें। जितना भी प्रीवियस हम बताने का कोशिश कर रहे हैं उस पर सारा क्वेश्चन पर आप पकड़ बनाइए। इससे आपको ये होगा जो प्रीवियस आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आगे है,
आगे बात अगर हम करते हैं तो ये जो है सो चित्तौड़ की, तो इसका आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अकबर के द्वारा और जो है सो क्या हुआ था, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुआ था। और इसी में जिहाद का नारा किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। आगे है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। आगे है कथा सरित के लेखक कौन है, तो कथा सरित के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोमदेव, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जो है सो किसकी रचना किए हैं, तो बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, कथा मंजरी के लेखक कौन है, तो क्षेमेंद्र है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विशाख दत्त, तो विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आपका मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त ही है। इसके बाद आगे देखते हैं गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक भी लिखा है, कौन सा पुस्तक लिखे हैं, सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक किसने लिखा है, तो आर्यभट्ट ने लिखे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बारामिहिर की, तो बारामिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखे हैं, तो बृहत संहिता। बृहत संहिता के लेखक कौन है, तो बारामिहिर है बृहत संहिता का लेखक। अगर हम ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मगुप्त को क्या बोला जाता है, तो भारत का न्यूटन। याद कर लीजिए, भारत का न्यूटन, भारत का न्यूटन, भारत का न्यूटन, ये ब्रह्मगुप्त को ही बोला जाता है। इसके बाद है निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, तो 23वें तीर्थंकर कौन हुए, तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की अगर चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह क्या था, तो सांप था, सांप था। इसके बाद अगर ये में देखें तो ऋषभदेव कौन थे, तो प्रथम थे, और इनका चिन्ह क्या था, तो सांड था। इसके बाद है नेमिनाथ, तो नेमिनाथ है किसमें थे, और इनका चिन्ह की बात करें तो नीलकमल हुआ। इसके बाद महावीर की बात करें तो महावीर के माँ थे, तो 24वें क्रम के जो है सो ये जैन तीर्थंकर थे, जिनका चिन्ह क्या हुआ, तो सिंह हुआ। आगे है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा हुआ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इसने एक आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। आगे है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि कब किए थे, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। पूछे गए अभी तक जो है सो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जब प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन जो है सो महिला किसने किया था, तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि कब किए थे, तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में किए थे। इसके बाद अगर पूछे जो है सो फिर भारतीय कौन हुए, तो एक नलिनी सेन गुप्ता हुई थी, जो कि 1933 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, जो कि कहाँ हुआ था, तो ये भी कोलकाता में हुआ था। तो आपका इस प्रकार से आंसर 3 हो जाएगा। टोटल कितना महिला थी, तो 3 थी। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, तो नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिए थे, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। और एक क्वेश्चन और है जो कि महात्मा गांधी के बारे में अगर पूछे, केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाए थे, केसर ए हिंद की उपाधि, तो ये जो है सो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है सो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे। आगे है देखते हैं सी नंबर ऑप्शन में खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। वही आगे है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। आगे है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे, तो कितने प्रांत में टोटल बने थे, तो 8 प्रांत में बने थे। इस क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम आगे बात करते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रांतों की, तो इसमें देखिएगा टोटल तो आपका आंसर हो गया कितना प्रांत था, तो आपका 8 प्रांत में बटा था। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो पूर्ण बहुमत जो है सो किस किस राज्य में मिला था, तो एक संयुक्त प्रांत था, एक था संयुक्त प्रांत। इसके बाद कहे मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, इस सब में पूर्ण बहुमत इसको जो है सो मिला था। वही बात करें इसमें जो है सो सरकार कितना राज्य में बनाया था, तो सरकार जो है सिर्फ 6 राज्यों में बनाया था सरकार। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और बम्बई, इन्हीं 6 राज्यों में ये जो है सो बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें
पंजाब में कौन सा पार्टी रहा था? पंजाब में यूनिस्ट पार्टी रहा, जिसकी प्रधानमंत्री कौन हुआ? जिसका प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना था। वही बंगाल में बात करें तो बंगाल में कौन हुआ था? तो कृषक प्रजा पार्टी था, जिसका प्रधानमंत्री कौन था? तो फजलुल जो है सो प्रधानमंत्री बना था। और इस चुनाव में मुस्लिम लीग को प्रदर्शन में जो है सो काफ़ी निराशाजनक रहा था। आगे है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में किया गया था। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। आगे है, देखते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन थे? तो MG रनाडे थे, जो कि कब किए थे? तो 1867 में, 1867 में किए थे। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी को दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये जो है सो दांडी मार्च की यात्रा हुआ था। और 6 अप्रैल को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 6 अप्रैल को हुआ था। और आपसे ये पूछे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को निरस्त कब कर दिया गया था? तो आपका 5 मार्च 1931 को कर दिया गया था। गांधी इरविन समझौता के तहत इसको खत्म कर दिया गया था। अगर ये पूछे आपसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 मार्च हो जाएगा। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जो बताता हूँ बहुत ही बेबिया क्वेश्चन ही बताता हूँ। आगे देखिएगा, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो ये आपका जो है 17 प्रति किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। वही अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपका बिहार का है। बिहार का कितना है? तो बिहार का 1106, यानी 1106 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर रहते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका संयुक्त देश के तहत जो है सो किया जाता है। अगर IMF की बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1945 में इसकी स्थापना होती है। टोटल अगर सदस्य देशों की बात करें तो टोटल सदस्य देश कितना है? 190। तो इसमें टोटल सदस्य 190 है। आगे है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। स्टैगफ्लेशन कहलाती है। आगे है, बैंक दर को बढ़ाने पर का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या होगा? CRR कैश रिजर्व रेशियो कम कर दी जाए तो। आगे है, कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी कौन सा नहीं है? BSNL आपका महारत्न कंपनी नहीं है। अगर हम बात करें 1997 में कितना नवरत्न कंपनी थी? तो 9 नवरत्न कंपनी थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें महारत्न कंपनी कितना है, तो महारत्न कंपनी आपका कितना है? टोटल 12 महारत्न कंपनी अभी वर्तमान में है। आगे है, निम्न में से बहुयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसको देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें प्राचल को समान भार दिया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार आपका कौन थे? PC महालनोबिस थे। PC महालनोबिस थे। यही क्वेश्चन आपसे ये पूछे राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर होता पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये आपका आंसर है PC महालनोबिस। आगे है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिएगा, इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर C में आप ध्यान दीजिए, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये RBI का काम नहीं है। ये RBI का काम नहीं है, तो आंसर आपका C हो जाएगा। ये जो है सो RBI जो है व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI क्या है? तो बैंकों का बैंक, व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। तो ये काम जो RBI का नहीं है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, तो ये क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। और इसके बाद श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अगर नीली क्रांति की बात करें तो मछली से है, मछली पालन से है। इसके बाद भूरी क्रांति की बात करें तो भूरी क्रांति उर्वरक क्षेत्र से संबंधित है। आगे है,
भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल आपका आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है, आगे देखते हैं। 34 है। ये देखिएगा, मैथ रीजनिंग आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी अगर हम बताने का प्रयास करेंगे तो आप मैथ रीजनिंग को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हम आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर देखिएगा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इसका आंसर 28 हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन है? तो आपका 4(1) में इसका समावेशन है। अगर हम बात करें ये जो है सो कैसे लाया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी किसके सिफारिश पर लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था 1976 में। अगर 1976 में टोटल कितना मौलिक अधिकार लाया गया था? तो 10 मौलिक अधिकार लाया गया था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 11 है। तो फिर कैसे आया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक को जोड़ा गया, तो टोटल अभी कितना है? तो 11 है। आगे है, राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है, उक्त किस विचारक का है? तो आपका किसका? हेगेल का है। आगे है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वही बात करते हैं इसकी स्वीकृति कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति कर लिया गया था। आगे है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अगर हम बात करें 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे हैं? तो याद कर लीजिए 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कब कब रह चुके हैं? तो एक 1929 में रहे हैं, दूसरी बात करें तो 1936 में, और तीसरी बात करें तो 1937 में ये कांग्रेस के अधिवेशन रह चुके हैं। आगे है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा हुए, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष, यही आपसे पूछे जो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो आपका राजेंद्र प्रसाद बने। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 को बने थे। और वही राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आगे है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका 1909 से प्रारंभ हुआ। इसी को आपको क्या बोला जाता है? तो मार्लियामेंटो सुधार भी बोला जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति, और डी में है देशीकरण। तो देखिएगा, भारत के नागरिक बनने के लिए 5 चीज़ का वर्णन किया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो ये तो वंशानुक्रम है ही, जन्म भी है और देशीकरण भी है। इसके बाद अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो इसके बाद क्या क्या है? तो इसके बाद है एक पंजीकरण है। एक क्या है? पंजीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता ले सकते हैं। और एक जो है भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाने से जो है अगर मिल जाती है तो भारत की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अधिग्रहण संपत्ति की बात करें तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो ऑप्शन सी में देखिएगा, पंजाब में नहीं है। खैर अभी जम्मू कश्मीर में भी देखिएगा। इसमें टोटल अभी कितना है? तो 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में टोटल कितना है? 75 विधान परिषद है। और वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 100 है। इसके बाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कितना है? तो 78 महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में कितना है? 50 है। इसके बाद तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में 40 है। इसके बाद एक और है जो कि कर्नाटक में कितना है? तो 75 ही है। तो याद कर लीजिएगा, बिहार एवं कर्नाटक में विधान परिषद की संख्या कितना है? तो ये दोनों में जो है सो आपका 75 है। बाकी का आप जो है सो उत्तर प्रदेश का आपका कितना है? तो 100 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का 50 है, तेलंगाना का 40 है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र का 78 है। आगे देखते हैं। आगे है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है? तो देखिएगा, याद कर लीजिए, ये 15, 16, 19, 29 और 30
इसमें 30 ऐड कर लीजिएगा। 15, 16, 19, 29 ये सिर्फ भारतीयों को जो है सो भारत के नागरिक को ही मूल अधिकार प्राप्त है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी जो है सो मौलिक अधिकार प्राप्त है। आगे है सत्कथन को चुनिए। सत्कथन में देखिएगा ऑप्शन ए है राज्यसभा के 11 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके बाद है प्रत्याशी को उस राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। देखिएगा सबसे पहले ए में देखते हैं 11 सदस्य नहीं बल्कि 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो ये तो आपका गलत है। इसके बाद है प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए, जी नहीं, कहीं से ये भी हो सकता है, ये भी गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो देखिएगा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, एक अस्थायी सदन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है सत्कथन को चुनिए। इसमें देखिएगा ये है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो सत्कथन है, तो एकदम सही है। ये कितना में है, तो अनुच्छेद कितना है, तो 280 याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है। आगे है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है, तो गणपूर्ति कितना होता है, 1/10 होता है। तो टोटल अधिकतम राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितना हो सकती है, तो 250 का 1/10 अगर हम निकालते हैं तो कितना सदस्य हो जाएगा, 25, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वही अगर हम लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में कितना हो जाएगा, तो 55 सदस्य जो है सो आपका गणपूर्ति का होना आवश्यक है। आगे है कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन। 49 है कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो ये आपका फ्लोरीन्स का है। आगे है कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो बेल धातु में याद कर लीजिएगा जस्ता नहीं होता है, बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। ये किसका बना होता है, तो तांबा प्लस टीन का, तांबा और प्लस टीन का बना होता है बेल धातु। आगे है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्बेस्टस हो जाएगा। आगे है संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, तो ये एक अस्थाई है, ऑप्शन नंबर ए है। अगर हम प्राक्कलन समिति में बात करें तो टोटल लोकसभा सदस्य कितना होता है, तो टोटल सिर्फ लोकसभा ही होती है जो कि 30 मेंबर होते हैं। अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं जो कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। आगे है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन को आपका चुनना है। देखिएगा ऑप्शन ए है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, तो आप देखिएगा ऑप्शन ए नंबर में ही आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। आगे है आगे देखिएगा फिर रीजनिंग है, आप बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 54 का। आगे है 55 में आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। आगे है 56 नंबर, देखिएगा 56 नंबर में जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 57 की बात करें 57 का सी हो जाएगा। इसके बाद 58 की बात करें तो 58 में आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 59 में बात करें तो 59 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 59 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 60 की बात करें तो 60 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 61 की बात करें तो 61 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, NH4 प्लस आपका N2 हो जाएगा। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा को कम करना है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किसकी मात्रा को कम करना है, तो ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। अगर इसकी बात करें कब आया था, तो 1997 में आया था, 1997 में क्योटो जापान में आया था। आगे है ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे है 64 में है परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट का निर्माण के किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग करते हैं, तो ये आपका बिलो की पेड़ का उपयोग करते हैं जो कि कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। आगे है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा आपका हो जाएगा निलंबो न्यूसीफेरा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे है 66 जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो ये आपका अरस्तु हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा कूट फल है, कूट फल इसमें देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में है कूट फल जिसका ट्रम्प है। इसके बाद बात करें तो सेब, काजू,
ये सब भी आपका कूटफल के अंतर्गत ही आता है। आगे है कीट पक्षी पादप का उदाहरण है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेप्थिलीज आपका जो है सो कीट पक्षी पादप का उदाहरण है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, ये आपका एकदम सही है। इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ये पूरा रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है सो आंशिक रूप से समाप्त किया था, न कि पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 70 नंबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। वही अगर हम आपसे बात करें मीटर में तो आपका हो जाएगा कितना 10⁻15 मीटर हो जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रणोदक में शामिल है। तो रॉकेट प्रणोदक में कौन सा शामिल है, तो न्यूटन के तीसरा गति का नियम जो है सो आपका रॉकेट प्रणोदक में शामिल है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले में क्या होता है, बल की परिभाषा मिलती है। पहले में बल की परिभाषा किस में मिलती है, न्यूटन के गति के पहले नियम में। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या मिलती है, तो बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। आगे है कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति। आगे है यदि वायुमंडलीय दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम में हो तो पानी डैश का तापमान पर उबलेगा, तो ये आपका कब उबलेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलना शुरू हो जाएगा। आगे है सूर्य एवं तारों का ऊर्जा का प्रमुख कैसा होता है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन के तहत होता है। इसके बाद आगे है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और आपका परमाणु बम की बात करें तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। आगे है पेयजल में निम्नलिखित से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो आपका नाइट्रेट के कमी के कारण होता है। और पारा से क्या होता है, तो मिनी माता किससे होता है, पारा से होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। आगे है ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक कौन है, उसका शीर्षक है कौन है, तो आवर कॉमन फ्यूचर इसका शीर्षक है। आगे है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर बिहार दिवस की बात करें तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाते हैं। आगे है मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा संतरा। आगे है भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था, तो कब किया गया था 1988 में वन नीति भारत में संशोधन किया गया था 1988 में। आगे है नेफा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी देखेंगे किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। आगे है पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गाय हो जाएगा। गाय आपका आंसर हो जाएगा। ये किस क्षेत्र में पाया जाता है ऐसी गाय की नस्ल, तो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हैदराबाद के क्षेत्र में ये जो है सो रेड सिंधी नामक नस्ल की गाय पाई जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत 1500 प्लस क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ इस चैनल पर, तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और हो सके तो मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड करूँगा जो कि बिहार दरोगा के लिए काफ़ी आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहूलियत होगा, जो कि मैं भी बिहार दरोगा में 2213 और 2446 में मेंस क्वालिफाई किया हूं। और मेरा कुछ शारीरिक प्रॉब्लम के कारण मैं वहां तक नहीं जा पाया। मेरा पैर फिजिकल के दौरान ही मेरा लिगामेंट में प्रॉब्लम हो गया था, जो कि मैं वहां तक नहीं जा पहुंचा। तो आप लोग ज़रूर वहां तक जाने का प्रयास कीजिए। बिहार दरोगा का नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। आगे देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। आगे है लोनावाला जल विद्युत कहाँ है, तो लोनावाला जल विद्युत आप सभी जानते होंगे कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु ऊर्जा आयोग की बात किया है। अगर यही परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें, परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो 1954 आपका आंसर हो जाएगा। तो याद कीजिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 हो जाएगा।
आगे है नाम दफा अभियान किस राज्य में स्थित है, तो नाम दफा अभियान कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है 85 नंबर, 86 में हम देखेंगे। 86 में देखिए, 86 है दक्षिणतम भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो अनाई मोदी आपका जो कि केरल में स्थित है। कितना मीटर ऊंचा है, तो 2695 मीटर ये ऊंचा है, याद कर लीजिएगा। आगे है, आगे देखिएगा मैथ है, सॉरी रीजनिंग है, तो रीजनिंग आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे है 88 का देखिएगा, 88 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 89 है, तो 89 में आप देखिएगा 89 का आंसर क्या होगा, तो 89 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 90 की बात करें तो 90 का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 91 की बात करते हैं, तो 91 में देखेंगे 91 का आंसर 1 हो जाएगा, और 92 में आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 93 का, तो 93 में क्या है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आमाशय। आगे है 94 का, 94 का आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद 95 की बात करें तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 का आंसर बी हो जाएगा। और 96 की बात करें तो 96 का आंसर ए हो जाएगा। 97 की बात करें, 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और 99 की बात करें तो 99 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और 100 की बात करें तो 100 का आंसर क्या है, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए, ये कहाँ, गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है, ये इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। आप लोग अगर इस वीडियो से पहले आप सेट बनाना चाहते हैं तो हम अपना टेलीग्राम पे आपको लिंक्स दे देते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर सेट ये दे देता हूँ, तो आप हो सके तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आप इस सेट को पूरा देखिए, इससे आपको ये आइडिया लगेगा जो हमको कितना नंबर आया और कितना तैयारी की ज़रूरत है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। देखिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।